अरमान अनाया के घर के सामने गाड़ी लगाकर खड़ा हो गया। अरमान ने गाड़ी की सारी लाइट्स बंद कर दी और अनाया की बालकनी की तरफ देखा। उसने देखा कि आज अनाया अपनी बालकनी में नहीं है। ये देखकर वो थोड़ा उदास हो गया और मन में सोचने लगा, तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, प्लीज एक बार आ जाओ। अनाया और अपूर्वा बिना आवाज किए नीचे आए और मेन डोर खोलकर सामने खड़ी हुई गाड़ी की तरफ बढ़े। अनाया और अपूर्वा जहां वो गाड़ी खड़ी थी उससे थोड़ा हटकर पेड़ के पीछे खड़े हो गए। अपूर्वा ने धीमी आवाज में अनाया से कहा, यार यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं दिखता कि गाड़ी में कौन बैठा है। वो देखने के लिए हमें उस गाड़ी के करीब जाना होगा। अनाया, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, क्या पता हमारा शक गलत निकले और ये सच में किसी और का इंतजार कर रहा हो। अरमान की नजर अब भी अनाया की बालकनी पर थी। लगभग 30 मिनट हो चुके थे अरमान को इंतजार करते हुए। अरमान ने सोचा थोड़ी देर और इंतजार करता हूँ, अगर वो नहीं दिखी तो इसे अपनी किस्मत समझकर चला जाऊंगा। वहीं अनाया और अपूर्वा इंतजार करते करते काफी परेशान हो चुके थे। अपूर्वा ने अनाया से कहा, यार मेरे तो पैरों में दर्द हो रहा है, हम यहाँ और कितनी देर रुकेंगे। अनाया ने कहा, ये आदमी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, अब बहुत हुआ, मैं और इंतजार नहीं कर सकती। ये कहते हुए अनाया ने अपूर्वा का हाथ पकड़ा और गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई। अरमान की नजर अब भी अनाया की बालकनी पर थी। वहां काफी अंधेरा होने की वजह से उसने देखा ही नहीं कि उसकी गाड़ी के सामने कोई खड़ा है। अनाया अब काफी गुस्से में थी। उसने अपने फोन की फ्लैश लाइट ऑन की और गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपूर्वा अनाया के गुस्से को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसे अब ये जो कुछ भी होने वाला था उससे डर लग रहा था, जो कुछ देर पहले तक के लिए एक्साइटिंग था। अनाया के फोन की फ्लैशलाइट अरमान की गाड़ी के फ्रंट पर पड़ी, जिसे देखकर अरमान एकदम से चौंक गया और उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया। उसे ये फ्लैशलाइट चुभ रही थी उसकी आंखों में। पहले तो अरमान को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अरमान गुस्से में अपनी गाड़ी से उतरा तो उसने देखा कोई 2 लोग गाड़ी के सामने खड़े होकर अपने फोन की फ्लैशलाइट से उसे देख रहे हैं। अरमान ने अभी भी अपना चेहरा हाथों से ढका हुआ था। वो चीखता हुआ, पागल हो गया, ये क्या बदतमीजी है। अनाया और अपूर्वा ने जब अरमान को पहचाना तब वो दोनों भी हैरान रह गए। अनाया की जुबान जैसे सिल गई। उसने अरमान को यहाँ एक्सपेक्ट नहीं किया था और अपूर्वा के तो होश ही उड़ गए अरमान को देखकर। अनाया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अनाया अरमान की तरफ बढ़ी और उसने अरमान के दोनों हाथों को उसके चेहरे से हटाकर बोली, यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मिस्टर मलिक, 15 दिनों से आप मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं। अरमान ने जब अनाया की आवाज सुनी तो उसने अपनी आंखें खोलकर अनाया को देखा तो बुरी तरह से चौंक गया। समझ में नहीं आ रहा था उसे कि उसके साथ हुआ क्या है। अरमान चुपचाप अनाया की तरफ देखने लगा। वो जानता था उसके कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं होने वाला। झूठ बोलना भी नहीं चाहता था और सच वो बोल नहीं पाएगा। अनाया गुस्से में अरमान से बोली, मैंने आपसे कुछ पूछा है मिस्टर मलिक, जवाब दीजिए, आप यहाँ इतनी रात को कर क्या रहे हैं। अरमान ने मन ही मन सोचा, यही मौका है, आज नहीं बोल पाया तो शायद कभी ना बोल पाऊंगा, आगे उसकी मर्जी होगी, मुझे अपनाती है या मुझे दुनिया की तरह खुद से दूर कर देगी। अरमान अनाया के गुस्से से वाकिफ था। अरमान अनाया की तरफ बढ़ा और बहुत प्यार से उसे देखते हुए बोला, अनाया मुझे तुम गलत मत समझना, मैं सिर्फ तुम्हें देखने आया हूँ, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। मुझे पता है तुम्हें मेरी इस हरकत से बहुत परेशानी हुई होगी, लेकिन सच कहता हूँ मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें मेरी वजह से कोई परेशानी हो। अरमान इससे पहले अपनी बात खत्म करता तभी अनाया उसके ऊपर चीखी, मुझे देखने आए थे? मैं क्या मतलब समझूं आपकी इन बातों का? आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। आपने मेरी मदद की, उसके लिए मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप उसके बदले मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपके बिस्तर पर बिछ जाऊं और आप बहुत गलत सोचते हैं। आपके हिसाब से इस शहर की सारी लड़कियां आपके एक इशारे पर आपके बिस्तर पर बिछ जाती होंगी, लेकिन मैं उन लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। गैंगस्टर होंगे आप अपने घर में, लेकिन मैं मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी की परमिशन किसी को भी नहीं देती। अच्छा होगा आप यहाँ आने की दोबारा कोशिश ना करें मिस्टर मलिक। दोबारा आप यहाँ आने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर फिर से आपने यहाँ आने की कोशिश की तो मैं पुलिस में आपकी कंप्लेंट कर दूंगी, समझे आप?
अनाया की बातें अरमान को तीर की तरह चुभ रही थी। अनाया उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? ये सोचकर अरमान की आंखों में आंसू आ गए। अरमान अनाया को बिना कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी स्टार्ट करके तेज रफ्तार में वहां से निकल गया। अनाया अब भी गुस्से से कांप रही थी। अपूर्वा अनाया के पास आई और उसे शांत रहने को कहा। अपूर्वा अनाया को कमरे के अंदर लेकर आई और उसे पानी पिलाया। दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। अपूर्वा से अनाया की खामोशी देखी नहीं गई और बोली, तू ठीक है ना? अनाया ने अभी कोई जवाब नहीं दिया। अपूर्वा ने फिर उससे कहा, यार वो लड़का शायद गलत नहीं है, तुझे पसंद करता है इसलिए तुझे देखने यहाँ तक आता था और तूने उसे इतना सब कुछ सुना दिया बिना किसी मतलब के। अनाया गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए चीखती है, तू मेरी दोस्त है या उसकी? और मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलती उसकी है। उसने मेरी लाइफ को डिस्टर्ब करके रख दिया। समझता क्या है अपने आप को? होगा वो गैंगस्टर, लेकिन उससे मैं नहीं डरती। अगर दोबारा से परेशान करने की कोशिश करे तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इस बार छोड़ दिया है, अगली बार गलती करने का मौका भी नहीं दूंगी। अनाया की बात सुनकर अपूर्वा को भी गुस्सा आ गया। वो बोली, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? दिक्कत क्या है लड़कों से तुझे? अपनी खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। इतने सारे लड़कों ने तुझे प्रपोज किया लेकिन तूने सबको रिजेक्ट कर दिया बिना कोई रीजन दिए। तू इतना भागती क्यों है प्यार से? कुछ प्रॉब्लम है तो बता मुझे। अरमान के साथ तूने आज जिस तरीके से बिहेव किया है, अगर उसकी जगह मैं होती ना तो तुझे थप्पड़ मार देती, लेकिन वो बेचारा चुपचाप सुनकर चला गया। तूने उसे सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है और तेरी बातों से हुआ दर्द भी। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए पछतावा भी। अनाया का गुस्सा अब शांत हो चुका था। वो अपूर्वा से बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने किया और इस बात को अब यहीं खत्म कर। मैं नहीं चाहती किसी तीसरे की वजह से हम दोनों की दोस्ती में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, समझी? अब सोते हैं, कल ऑफिस भी जाना है और तू आराम कर और मुझे भी सोने दे। अपूर्वा जानती थी उसकी किसी भी बात का अनाया को कोई असर नहीं होने वाला, खासकर अरमान के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। अपूर्वा और अनाया दोनों सोने के लिए बेड पर लेट गए। कुछ ही देर में अपूर्वा सो गई, लेकिन अनाया की आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी वो सोने की कोशिश करती, अरमान का चेहरा उसके सामने आ जाता, जिसमें उसकी आंखों में आंसू थे, जिसकी वजह सिर्फ वो थी। ये सब सोचकर ही अनाया की आंखों में भी आंसू आ गए। पता नहीं कि क्यों, आज पहली बार उसे किसी के आंसुओं से फर्क पड़ रहा था। यूं तो पहली बार नहीं था जब अनाया ने किसी लड़के को रिजेक्ट किया था। वो ये सब पहले भी कर चुकी थी। कॉलेज, ऑफिस में कई लड़के उसके दीवाने थे। जहां अनाया को नींद नहीं आ रही थी, वहां अरमान भी काफी परेशान था। गाड़ी बहुत स्पीड से हाईवे की तरफ घुमा दी और एक फ्लाईओवर पर जाकर रुक गया। अरमान आंसू पोंछता हुआ गाड़ी से उतरा और फ्लाईओवर की रेलिंग के पास आकर खड़ा हो गया। अरमान के आंसू अब तक रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रेलिंग को अपने मजबूत हाथों से कसकर पकड़ा। आसमान की तरफ मुंह करके वो जोर से चीखा। उसकी आंखों में और आवाज में एक दर्द था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता था। तभी अरमान ने महसूस किया बारिश शुरू हो गई थी। शायद आसमान भी अरमान के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाया था और अरमान का साथ देने के लिए वो भी रो दिया। अरमान जोर जोर से रोने लगा, किसी बच्चे की तरह। उसके दिमाग में अनाया की बातें घूम रही थी कि किस तरह उसने मेरे प्यार को सिर्फ बिस्तर तक सीमित समझा। अनाया की एक एक बात उसके दिल में जहर बनकर उतर गई। तभी अरमान का फोन बज उठा और उसने देखा तो शिवन्या का फोन था। इतनी रात में शिवन्या का फोन देखकर अरमान घबरा गया और उसने फोन उठाया तो उधर से शिवन्या की आवाज आई, भाई आप कहाँ हैं इतनी रात में? अरमान ने अपनी आवाज को संभालते हुए कहा, किसी जरूरी काम से बाहर आ गया था, 10 मिनट में घर आ रहा हूँ। शिवन्या अरमान की हर आवाज और दर्द को महसूस कर रही थी। उसने अरमान से बोला, भाई आप रो रहे हो क्या? ये सुनते ही अरमान ने फोन काट दिया। गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गया। लगभग 15 मिनट बाद वो अपने घर के सामने था। गाड़ी पार्किंग में लगाई और दरवाजे की तरफ उसने देखा शिवन्या बड़ी बेचैनी से दरवाजे के चक्कर लगा रही थी। बारिश की वजह से वो पूरा भीग चुका था। उसे लगा इस बारिश ने उसके आंसू और हालात दोनों को छुपा लिया होगा। अरमान शिवन्या की तरफ बढ़ा तो शिवन्या ने अरमान से पूछा, भाई आप कहाँ गए थे इतनी रात को?
और फोन पर आपकी आवाज अजीब सी क्यों आ रही थी? अरमान शिवन्या को कोई जवाब दिए बिना ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अरमान की हालत देखकर शिवन्या समझ गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अरमान के पीछे उसके कमरे में गई तो उसने देखा अरमान बालकनी में खड़ा बारिश में भीग रहा है। शिवन्या अरमान की तरफ बढ़ी और उसका हाथ खींचकर कमरे में ले आई। शिवन्या ने अरमान को सोफे पर बिठाया और टॉवल से उसका सिर और शरीर पोंछने लगी। शिवन्या अरमान के साथ बैठी और उससे पूछने लगी, भाई क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? बताओगे मुझे, हुआ क्या है और इतनी रात में आप कहाँ थे? अरमान से अपना दर्द संभाले नहीं संभल रहा था। अरमान शिवन्या की गोद में अपना सर रखकर रोने लगा। अरमान की हालत देखकर शिवन्या बहुत डर गई। अरमान पहले कभी नहीं रोया था। अरमान किसी बच्चे की तरह गोद में सर रखकर बहुत ही बुरी तरह रो रहा था। शिवन्या ने हालात को संभालने के लिए अरमान के सर पर प्यार से हाथ फेरना शुरू कर दिया और बोली, भाई प्लीज मुझे बताओ, हुआ क्या है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। अरमान ने रोते रोते अनाया के साथ हुई सारी बातें शिवन्या को बता दी। ये सब सुनकर शिवन्या को बहुत गुस्सा आया अनाया पर, लेकिन ये वक्त ऐसा था कि अनाया पर गुस्सा करने से ज्यादा उसे अरमान को संभालना जरूरी था। शिवन्या ने अरमान को कुछ भी नहीं कहा और वो बस उसे चुप कराती रही। लगभग 1 घंटे बाद अरमान रोते रोते सोफे पर ही सो गया। अरमान को सोता देख शिवन्या ने चैन की सांस ली और अरमान के बारे में सोचने लगी। अरमान की इस तरह हालत को देखकर वो बहुत तकलीफ में थी। इससे पहले अरमान उसके सामने नहीं रोया था और ना ही उसे रोने दिया। शिवन्या जब भी किसी बात पर अरमान के सामने रोती तो अरमान उसे किसी तरह चुप करवा देता था और बोलता था, तू ताकत है मेरी, अब तू इस तरह कमजोर पड़ेगी तो मुझे कौन संभालेगा? मेरा तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है गुड़िया, तू मेरी ताकत बन, कमजोरी नहीं। मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये सब बातें याद करके शिवन्या की आंखों में आंसू आ गए और वो उसकी गोदी में सोते हुए अरमान को देखने लगी। अरमान के चेहरे पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। अरमान के बारे में सोचते सोचते शिवन्या कब सो गई पता भी नहीं चला। वहीं दूसरी तरफ अनाया अब भी अरमान के बारे में सोच रही थी। वो सोच रही थी कि आज उसने कोई गलती की है कि नहीं। उसे अंदर से बहुत गिल्टी फील हो रहा था। अनाया को अरमान का रोता हुआ चेहरा बार बार याद आ रहा था। उसकी खूबसूरत नीली आंखों में आंसू देखकर अनाया को बेचैनी हो रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसकी आंखों में आंसू देखकर उसे तकलीफ क्यों हो रही है। पहली बार अनाया को लगा शायद कुछ है जो उसे अरमान की तरफ खींच रहा है। पूरी रात अनाया अरमान के बारे में सोचकर 1 मिनट भी नहीं सो पाई। घड़ी की तरफ नजर घुमाई तो सुबह के 5 बज चुके थे। पूरी रात अरमान के बारे में सोचते हुए निकाल दी। ये बात सोचकर अनाया को हैरानी हुई, लेकिन जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता। ये सोचकर अनाया बाथरूम की तरफ बढ़ी और फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में अपूर्वा को भी उठाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए बोलने लगी। अनाया ने अमित का लंच पैक किया और अपूर्वा अमित के साथ बैठकर नाश्ता करने लगी। तीनों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया और अमित अपने स्कूल के लिए निकल गया। अनाया और अपूर्वा भी टाइम से अपने ऑफिस पहुंच गए। अनाया ऑफिस आ तो गई थी, लेकिन उसका मन किसी भी काम में नहीं लगा। शिवन्या की नींद सुबह 8 बजे खुली, लेकिन वो अपने भाई को छोड़कर कॉलेज नहीं जाना चाहती थी। इस वक्त उसे अपने भाई की सबसे ज्यादा फिक्र थी। अरमान को भी सबसे ज्यादा इस वक्त शिवन्या की जरूरत थी। अरमान को सोता देख शिवन्या ने उसे नहीं उठाया और उसके साथ वैसे ही सो गई जैसे वो कल रात बैठे थे। शिवन्या और अरमान भी सुबह के 10 बजे तक सो रहे थे। आज पता नहीं कैसे अरमान की नींद नहीं खुली और शिवन्या ने उसे जगाया भी नहीं। अरमान की नींद सुबह 10:30 बजे खुली और उसने देखा वो शिवन्या की गोदी में सर रखकर लेटा हुआ है और शिवन्या भी अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई है। अरमान के उठते ही शिवन्या की भी आंखें खुल गई और वो मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखने लगी। शिवन्या अरमान की तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाई, आप फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लेकर आती हूँ, अपने हाथों की। आज हम दोनों साथ में बैठकर चाय पियेंगे। ये कहकर शिवन्या वहां से चली गई। अरमान उठा तो उसने महसूस किया कि उसका सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा था। अब से पहले कभी वो इतनी देर तक नहीं सोया।
वो अपना सर पकड़कर सोफे पर ही बैठा रहा। 5 मिनट तक ऐसे बैठने के बाद उसने हिम्मत की और कुछ कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चला गया। अरमान शावर लेते वक्त कल रात जो भी हुआ उसके बारे में सोचने लगा। अरमान को लगा जैसे उसका सब कुछ कल रात ही खत्म हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं है। अरमान ने महसूस किया अनाया के बारे में सोचते ही उसका दिल फिर से धड़क रहा है। ये देखकर अरमान खुद पर बहुत गुस्सा हुआ और उसने फैसला किया कि वो अब अनाया से दूर ही रहेगा, ना उसे देखने जाएगा, ना उसके करीब जाएगा, ना उससे किसी प्यार की उम्मीद करेगा। अनाया की बातें अरमान के दिल में पूरी तरीके से जहर घोल चुकी थी। बाथरूम में था तभी उसने सुना शिवन्या बाहर से उसे आवाज लगाकर बुला रही थी। 5 मिनट बाद अरमान बाथरूम से निकला और आकर अपने बेड पर बैठ गया। शिवन्या ने अरमान को बैठा देख उसकी तरफ चाय का कप बढ़ाया और खुद भी उसके पास बैठकर चाय पीने लगी। शिवन्या ने देखा अरमान अभी भी किसी चीज को लेकर गहराई से सोच रहा है। उसका ध्यान शिवन्या या चाय पर तो था ही नहीं। अरमान को इस तरह खामोश देख शिवन्या ने बोलना शुरू किया, भाई कैसी बनी है चाय? अरमान उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छी है, और फिर अपनी बातों में खो गया। अरमान को इस तरह खामोश देख शिवन्या बोली, भाई आप सही थे, जो किस्मत में नहीं होता वो कभी नहीं मिलता, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। लेकिन अनाया ने कल रात जो भी आपसे बोला वो गलत था। अगर हम किसी से प्यार नहीं करते उसे इनकार करेंगे, ना कि इस तरह उसके प्यार की बेइज्जती करेंगे। जानती हूँ आपको उसकी बातों से बहुत तकलीफ पहुंची है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते भाई। अरमान जो इतनी देर से सब कुछ खामोशी से सुन रहा था वो बोल पड़ा, गुड़िया इसमें अनाया की कोई गलती नहीं है। हाँ मानता हूँ वो थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन उसने जो कुछ भी बोला सही बोला। आखिर मैं हूँ तो एक गुंडा ही ना, एक गैंगस्टर जिसे लोग सिर्फ नफरत की नजर से देखते हैं। मैंने उम्मीद ही गलत इंसान से की थी, वो भी उन लोगों में शामिल है जो मुझे नफरत की नजर से देखते हैं। और हाँ, तूने ये बात बिल्कुल सही कही, जो किस्मत में नहीं होता वो कभी नहीं मिलता। मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं उससे दूर ही रहूंगा, जितना दूर रह सकता हूँ, इतना दूर कि मैं नहीं चाहता उसे मेरी वजह से कोई तकलीफ हो। ये कहकर अरमान अपने कमरे से उठकर बाहर चला गया। शिवन्या मन ही मन सोचने लगी, अरमान को अब ठीक होने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि जिस्म के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव भरने में सालों लग जाते हैं। अरमान ने बाहर निकलकर अपने आदमी शंकर को फोन किया और बोला, तुम सबसे मुझे अभी मिलना है, जितनी जल्दी हो सके, सबको लेकर मरीन ड्राइव पहुंचो। ये कहकर उसने फोन काट दिया और अपनी गाड़ी लेकर मरीन ड्राइव की तरफ निकल गया। अरमान थोड़ी देर में मरीन ड्राइव पहुंच चुका था। वहां पर वो अपनी मनपसंद जगह समंदर के ठीक सामने पत्थर पर बैठ गया और समंदर की लहरों को देखने लगा। यहाँ आकर उसे थोड़ा सही लग रहा था। अरमान को अभी 5 मिनट ही हुए थे वहाँ आए, तभी उसने अपने पीछे कुछ लोगों के आने की आहट सुनी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो शंकर के साथ बाकी सारे आदमी उसकी तरफ चले आ रहे थे। अरमान अब वहाँ से उठकर खड़ा हुआ और अपने आदमियों की तरफ बढ़ गया। अरमान जाकर अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया। अरमान के सारे आदमी अरमान के पास आकर खड़े हो गए। सब लोगों ने अरमान को सलाम किया। हमेशा की तरह अरमान ने सबको नॉर्मल तरीके से जवाब दिया। उन सब से बातें करते हुए अरमान ने सिगरेट जलाई और उसके कश भरने लगा। अरमान राजू से बोला, दिल्ली वाली डील का क्या हुआ? माल सप्लाई करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? राजू आगे और बोला, भाई वहाँ के कुछ लोकल गुंडे हमारे काम में टांग अड़ा रहे हैं, जिसकी वजह से मुंबई में माल सप्लाई होने में बहुत टाइम लगा है। अरमान सिगरेट के कश भरते हुए, और इतने दिनों से हम क्या कर रहे हैं? हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं? उसके सारे आदमी सर झुकाकर खड़े हो गए। वो जानते थे अरमान अपने काम में किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करता, और उसके गुस्से का ट्रेलर तो वो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में देख ही चुके थे, इसलिए उनकी जुबान से कुछ न निकला। उन सब पर ध्यान ना देते हुए अरमान बोला, कल सुबह की दिल्ली की फ्लाइट बुक करो, मैं सुबह दिल्ली जाऊंगा और वहाँ के काम को देखूंगा, और तुम सब यहाँ के काम संभालोगे। मोहन बोला,
भाई लेकिन वहाँ के काम को संभालते संभालते तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको अकेले जाना सही नहीं है। अरमान, जानता हूँ तभी तो जाना चाहता हूँ, मेरी टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। अरमान के सारे आदमियों ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। अरमान अपनी गाड़ी में बैठते हुए उन सबसे बोला, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं मुंबई शहर के बाहर हूँ। किसी को शक हो गया तो यहाँ के काम में अपनी टांग अड़ाएंगे, जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे पीछे से यहाँ के सारे काम शांति से होने चाहिए। मुझे कोई खून खराबा नहीं चाहिए। जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊं, तुम लोग शिवन्या का खास ख्याल रखोगे। मेरे पीछे से उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कहकर अरमान ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और जाने से पहले रुक गया। उसे यूं रुकता देख मोहन उसके पास भाग कर आया और बोला, क्या हुआ भाई, आप कुछ भूल रहे हो क्या? मोहन, तुम्हें अनाया का ख्याल रखना होगा जब तक मैं नहीं आ जाता। वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसे पता नहीं चलना चाहिए कि कोई उस पर नजर रख रहा है या उसके पीछे है, समझे? बस तुम ये याद रखना। ये कहकर अरमान अपनी गाड़ी स्पीड से चलाते हुए वहां से चला जाता है। मोहन अरमान की बात को सुनकर हैरान हो जाता है। तभी उसके बाकी साथी आके उससे पूछते हैं, क्या हुआ? अरमान भाई क्या बोल कर गए अभी? मोहन हैरान होकर बोलता है, अनाया का ख्याल रखना। मोहन के साथ साथ बाकी सारे आदमी हैरान हो जाते हैं। उनमें से राजू बोलता है, अनाया एक्सीडेंट वाली लड़की जिसकी वजह से भाई ने मुझे थप्पड़ मारा था? मोहन सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। तभी शंकर उन सबको खुश होकर बोलता है, भाई को उस लड़की से मोहब्बत हो गई है, इसीलिए तो पहली बार उन्होंने किसी और लड़की का ख्याल रखने के लिए हमें बोला है। तभी संजय खुश होकर बोलता है, अरे हमें तो उसी दिन समझ जाना चाहिए था जिस दिन भाई ने उसके लिए हमसे लड़ाई की थी। तभी शंकर बोला, यार संजय, अब वो कोई लड़की या अनाया नहीं है, अब वो हमारी होने वाली भाभी हैं, तो अब से हम उन्हें अपनी भाभी बुलाएंगे, समझे? सब एक साथ खुशी से बोलते हैं, हाँ अनाया भाभी। अरमान अपने कुछ काम निपटाकर शाम तक घर आ चुका था। वो शिवन्या के कमरे में गया तो उसने देखा शिवन्या अपने कमरे में नहीं थी। अरमान फर्स्ट फ्लोर पर बने अपने कमरे पर चला गया और अपने घर के नौकर श्याम काका को आवाज लगाई, काका ऊपर आइए, मुझे कुछ काम है आपसे। ये सुनकर काका दौड़ते हुए अरमान के कमरे में आए और बोले, बोलो बिटुआ, का काम है तो को हमसे? अरमान ने शिवन्या के बारे में काका से पूछा तो काका ने उसे बताया, शिवू बिटिया को कॉलेज में कुछ काम था तो कुछ किताब लेने लाइब्रेरी चली गई। अरमान, काका मेरे कपड़े पैक कर दीजिए, मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ और आप मेरे पीछे से शिवन्या का ध्यान रखिएगा। जी बिटुआ, कहते हुए काका ने अरमान का सामान पैक किया और एक बैग तैयार कर दिया। अरमान अब शिवन्या का इंतजार करने के लिए अपनी बालकनी में खड़ा हो गया। वो जानता था कि जब शिवन्या को यह पता चलेगा कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है तो वो हमेशा की तरह परेशान हो जाएगी, लेकिन वो उसे कभी बिना बताए कहीं नहीं गया। अनाया अपने ऑफिस में थोड़ी परेशान बैठी थी। उसे लगा उसने अरमान से इस तरह बात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे अब अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। इन सब बातों के बीच में अनाया ने अपना काम खत्म किया और रात तक घर आ गई। घर वापस आकर वो अपने बाकी कामों में लग गई। दूसरी तरफ अरमान लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ कर रहा था। तभी शिवन्या उसके कमरे में आई और साइड में पड़ा उसका बैग देखकर समझ गई कि अरमान कहीं बाहर जाने की तैयारी में है। अरमान ने शिवन्या को आता देखकर लैपटॉप साइड में रख दिया और प्यार से उसे बुलाया। शिवन्या अपने भाई के पास जाकर बैठ गई और बोली, कहाँ जा रहे हैं आप? अरमान उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, कुछ दिनों के लिए दिल्ली जा रहा हूँ, जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक मुझसे प्रॉमिस कर कि तू अपना ध्यान रखेगी। शिवन्या, आप आराम से जाइए भाई, आपका जाना जरूरी है और अगर आपके कुछ दिन बाहर रहने से अनाया से दूर होते हैं आप और उसकी यादों से बाहर आते हैं तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। ये सब सुनकर अरमान प्यार से शिवन्या के सर पर हाथ फेरता है। अरमान, तो आज अपने भाई को अपने हाथ से खाना नहीं खिलाएगी? फिर पता नहीं कितने दिनों बाद तेरे हाथ का खाना खा पाऊंगा। शिवन्या मुस्कुराती हुए कहती है, इसीलिए तो मैं आपको बुलाने आई थी भाई, नीचे चलिए, खाना तैयार है। ये सुनकर अरमान शिवन्या का हाथ पकड़कर नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ता है। अनाया खाना बनाकर अमित के साथ खाना खाने बैठती है। अनाया चुप होकर खाना खाती है। तभी अमित उसकी तरफ देखते हुए, दी आज परेशान है आप? अनाया अमित की तरफ देखते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ।
हमेशा की तरह थोड़ा थक गई हूँ, अच्छे से सोऊंगी ना तो शायद फिर ठीक हो जाऊंगी। अमित, दी कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं, इतना छोटा भी नहीं हूँ मैं, आप अपनी बातें शेयर करके मन हल्का कर सकती हैं। अनाया, मैं ठीक हूँ भाई, ऑफिस के काम की थोड़ी टेंशन रहती है और कोई बात नहीं है। अमित ये सुनकर चुपचाप अपना खाना खाता है और अपने रूम में चला जाता है। अमित को पता था अनाया उसे कोई टेंशन वाली बात शेयर नहीं करेगी। अनाया ने जल्दी से अपना बाकी काम खत्म किया, हमेशा की तरह अपनी बालकनी में आकर खड़ी हो गई। बालकनी में आकर उसकी नजर सामने सड़क पर पड़ी, जहाँ कभी अरमान खड़ा होकर उसका इंतजार करता था। वो सड़क खाली थी, ना तो वहाँ अरमान था ना उसकी गाड़ी। ये देखकर अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वो जानती थी उसकी धमकी के बाद अरमान अब कभी वापस नहीं आएगा। अनाया ने अपने आंसुओं को पोंछा और वो वापस अपने कमरे में आ गई। कमरे में रहकर उसका दम घुट रहा था, लेकिन वो बालकनी में भी नहीं जाना चाहती थी। बालकनी में जाते ही उसके सामने अरमान का रोता हुआ चेहरा आता था। अनाया ने अपने आंसू पोंछे और बेड पर लेट गई सोने के लिए। सोते हुए अनाया ने डिसाइड किया कि वो कल ही अरमान का पता लगाएगी और उससे माफी मांगेगी अपनी बात करने के तरीके के लिए। वो अरमान से मिलेगी, ये सोचकर ही अनाया के मन में एक सुकून मिला जिसे वो महसूस कर सकती थी। कल का इंतजार करते हुए अनाया सुकून की नींद सो गई। वहीं अरमान और शिवन्या ने साथ बैठकर खाना खाया, बहुत सारी बातें की। अरमान बात करते हुए शिवन्या को देख रहा था। शिवन्या अरमान को नॉर्मल देखकर बहुत खुश थी। अरमान भी उसे खुश रखना चाहता था, इसीलिए अरमान जिससे शिवन्या खुश रह सके। अरमान को नॉर्मल देखकर बहुत खुश थी। अरमान भी उसे खुश रखना चाहता था, इसीलिए अरमान ने सिर्फ वही बातें की जिससे शिवन्या खुश रह सके। खाना खाने के बाद शिवन्या और अरमान ने बहुत सारी बातें की। बात करते करते रात के 1 बज गए। उन दोनों को पता ही नहीं चला। हॉल में घड़ी ने जब 1 बजने का शोर किया, अरमान जबरदस्ती शिवन्या को उसके कमरे में सुलाकर अपने कमरे में आ गया। अरमान आकर अपने बेड पर लेट गया और अनाया के बारे में सोचने लगा। मेरे बिना खुश हो तो ये खुशी मैं तुमसे कैसे छीन सकता हूँ। पूरी कोशिश करूंगा खुद को तुमसे दूर रखने की। थोड़ा दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरे उतने ही करीब हो जितनी मेरे दिल की धड़कन। ये सब सोचते हुए अरमान सो जाता है।